नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप देख रहे हैं मेरा खास शो भारत के रक्षक। आज हम बात करेंगे देवभूमि की और देवभूमि के रक्षकों की। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं उत्तराखंड के डीजीपी आईपीएस अभिनव कुमार से। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी देवभूमि यानी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो उस तरीके से कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार एडवर्स कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, नेचर सपोर्ट नहीं करता, धुंध काफ़ी होती है, स्नो, फॉग, बारिश। ऐसे माहौल में जब स्पिरिचुअल लोग आते हैं अपनी यात्रा के लिए, तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड में मतलब इट इज़ राइटली कॉल्ड देवभूमि, और मेनली इसमें पहले तो प्राचीन काल से ही हरिद्वार का धार्मिक महत्व रहा है, और साथ साथ हमारे जो चारों धाम हैं उनका भी शुरू से ही हम देखेंगे हज़ारों साल से उनका भी महत्व रहा है। शंकराचार्य जी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की स्थापना की थी, वहाँ जो 2 मंदिर हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ ऋषिकेश भी एक प्रोमिनेंट प्लेस है स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए जी। उधर अगर कुमाऊं की तरफ जाएं तो वहाँ पे कैंची धाम है, जो कि अब इधर के कुछ पिछले 15-20 सालों में वो भी बहुत सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन बन गया है सभी तीर्थ यात्रियों के लिए। तो एक तरह से हम देखें तो अब पूरा प्रदेश ही लगभग धार्मिक यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। और हम लोगों का, उत्तराखंड पुलिस का यही लगातार प्रयास है कि तीर्थ यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये सारे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर प्रॉपर पुलिस व्यवस्था रहे, ट्रैफिक की व्यवस्था रहे, क्योंकि अब अधिक संख्या में गाड़ियों से लोग आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमारा पूरा जो है आईपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट सब बदल चुका है, नई चीज़ें आ गई हैं, नई जो हैं धाराएं हैं। उसके तहत कितने मामले आपके उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन में क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है? क्योंकि अगर मैं डीजीज़, आईजीपीज़ लेवल पे देखूं तो बाकायदा 1 साल से ही पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे, मीटिंग्स भी हुई हैं आईबी की। अब उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और धरातल की हकीकत ये होती है कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी करते हैं। तो किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और किस तरीके से इन लोगों के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिज़ाइन किया जा रहा है? These are very very important changes. Let me say these are very far-reaching changes and these are the most ambitious changes in our criminal justice system, जो आज़ादी के बाद से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। 73 में एक अटेम्प्ट हुआ था सीआरपीसी को अमेंड करने का, वो काफ़ी हद तक वो भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था। लेकिन ये जो मेरे ख्याल से तीनों लॉज को एक साथ रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया है, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल स्टेप, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, एंड आई कैन ओनली से कि एज डीजीपी ऑफ उत्तराखंड आई रिगार्ड इट एज माई प्राउड प्रिविलेज कि हमारे टाइम में, मेरे कार्यकाल में हमको इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिला है। हमारी मतलब एक हमारी जो उत्तराखंड पुलिस की लीडरशिप है उसको ये ग्राउंड पे उतारने का मौका मिला है, और हम लोगों ने इसके लिए पिछले 6 महीने में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारियां की थी। सर, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपके डिपार्टमेंट को आपने शिक्षित कर दिया, उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी आपने कर दिए, लेकिन कई बार क्या होता है आम जनता को इस बारे में नहीं पता होता। अगर किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो वो उसी तरीके से और उसी अंदाज में अपनी शिकायत का अभियोग पंजीकरण कराएगी और पुलिस अपने तरीके से। लेकिन आप आम जनता को शिक्षित करने के लिए, अवेयर करने के लिए किस तरीके के मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? वी हैव पुट अप सम मॉड्यूल्स ऑनलाइन ऑल्सो। हमारा इसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उत्तराखंड पुलिस के जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर अवेलेबल है। हमारे फेसबुक पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे इंस्टाग्राम, उस पर इसके बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा हम लोग ग्रास रूट लेवल पे इसकी अवेयरनेस के लिए एक मैसिव अवेयरनेस ड्राइव भी लॉन्च कर दी है हमने, जिसमें कि राइट डाउन टू द थाना लेवल, टू द ब्लॉक लेवल, टू द जो हमारे गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके बाहर भी हम इन लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन पुट अप करने जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन readily made available on all social media and online जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में भी हम जगह जगह होर्डिंग्स के माध्यम से और पब्लिसिटी मटेरियल के माध्यम से
इनके बारे में जानकारी जनता तक ले जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से मतलब तक उत्तराखंड में पटवारी पुलिस का सिस्टम था, अब क्या वो चीज़ों को किस तरीके से आपने हैंडल किया हुआ है? क्योंकि अंकिता भंडारी केस भुलाए नहीं भूलता, जब वो दर्दनाक हादसा हुआ था तो उत्तराखंड की हर बेटी के मन में एक डर बैठ गया था, जिसमें मैं ये कहूँगी कि अप्रिसिएशन टू यू, आपने कमेंडेबल काम किया। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हुआ, नया सिस्टम आया है, उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अब जो है महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, अंकिता भंडारी केस के बारे में मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि बहुत दुखद घटना थी, गंभीर घटना थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि उस घटना को ना थोड़ा सा जिस तरह से उसको लेके एक नेगेटिविटी फैलाई गई उत्तराखंड के बारे में और यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में और यहाँ नारियों की सुरक्षा के बारे में, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सही पिक्चर नहीं थी। मतलब देखिए, लाइक आई सेड, इट वाज अ वेरी वेरी शॉकिंग एंड सीरियस इंसिडेंट, लेकिन उसको लेके जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया कि साहब उत्तराखंड में जितने ये टूरिज्म से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, गेस्ट हाउसेज हैं वगैरह, यहाँ पे तो सिर्फ इसी तरह से लेडीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये मुझे लगता है बहुत एक एग्जैजरेटेड और डिस्टॉर्टेड पिक्चर था हमारे स्टेट के बारे में। तो और दूसरा, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस द्वारा जब वो केस ट्रांसफ़र किया गया रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस को, तो उसके बाद से पुलिस ने जो एज पर लॉ स्ट्रिंजेंट कार्रवाई हो सकती है, पुख्ता कार्रवाई हो सकती है, उसको पुलिस ने किया। द केस इटसेल्फ वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय अ टीम विच वाज सुपरवाइज्ड बाय अ DIG लेवल लेडी ऑफिसर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा कि वंस द केस वाज गिवन टू अस, देयर वाज नो प्रॉब्लम। आई मीन वी डिड आवर बेस्ट। द ट्रायल इज ऑन। अभी आई थिंक इट इज एट द फाइनल स्टेजेस एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स वी कैन एक्सपेक्ट a verdict. We hope that the court will appreciate all the hard work that the police has done in this case and give a guilty verdict and give them the maximum possible punishment under law. लेकिन इसके साथ साथ जो मैं कहूँगा कि चाहे वो उत्तराखंड प्रदेश के बारे में या उत्तराखंड पुलिस के बारे में या यहाँ के माहौल के बारे में एक जो नेगेटिव परसेप्शन फैलाया गया, आई थिंक वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड था और एग्जैजरेटेड था। एंड आई होप दैट इन फ्यूचर हम लोग अपना काम इस तरीके से करेंगे कि कभी भी पब्लिक के मन में उत्तराखंड के बारे में, यहाँ की पुलिस की वर्किंग के बारे में इस तरह से नेगेटिव परसेप्शन ना क्रिएट हो। सर, एक बहुत बड़ी डार्कर साइड है, क्योंकि मैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के कई सारे केसेस डील करती हूँ और मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी कई केसेस डील करे हैं, कई रेस्क्यूज़ भी कराए हैं। बड़ी दुख की बात होती है क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ और कई बारी मैं देखती हूँ कि कई उत्तराखंड की लड़कियाँ भी रेस्क्यू कराई गई हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे उत्तराखंड में ना हो, उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, और अगर इस तरीके के केसेस सामने आते हैं तो उसमें पुलिस क्या अपना लाइन ऑफ एक्शन रखती है और उन लड़कियों को रेस्क्यू कराने के बाद किस तरीके से रिहैब कराया जाता है? देखिए, जहाँ तक रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंटिन्यूज टू बी एन ऑनगोइंग चैलेंज जी, और ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड उत्तराखंड से कई बार शिकायतें आई हैं कि हमारे यहाँ से यंग वीमेन हैव बीन ट्रैफिक्ड टू प्लेसेस विद इन इंडिया, समटाइम्स इवन आउटसाइड इंडिया, फॉर प्राइमरली फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये एक इट्स अ वेरी सीरियस चैलेंज, नो डाउट, एंड वी टेक इट, वी वर्क वेरी क्लोजली विद सेंट्रल एजेंसीज ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि इस प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हमारे स्टेट में कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, ओके, कौन से ऐसे गांव या कस्बे या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ लड़कियां इस काम के लिए ट्रैफिक हो रही हैं। तो उसमें इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द नेशनल एजेंसीज, विद आवर काउंटर पार्ट्स इन अदर स्टेट्स। इसमें बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस ने तो अपना काम करना ही है, लेकिन वी ऑल्सो एक्सपेक्ट सिविल सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड, जो हमारे NGOs हैं या जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो इसमें आए, और ख़ास तौर से इसमें मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड की महिलाओं का ही बहुत बड़ा रोल है कि जिन गाँवों में, जिन घरों में से ये लड़कियाँ ट्रैफिक हो रही हैं जी, उनकी महिलाएं ही अगर इसमें आगे आएँ और हमें समय पे सूचना दें, तो आई कैन ओनली अश्योर कि वी विल टेक दिस prompt action, strictest possible action against all such persons involved in this kind of activity.
तो जान लीजिए आप लोग, अगर आपको उत्तराखंड में किसी भी तरह की समस्या होती है या किसी महिला को, बेटी को किसी भी तरह का इशू आता है या कोई बच्ची गायब हो जाती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं उत्तराखंड पुलिस से। सर, यहाँ पर एक सबसे बड़ा मामला आता है मिसिंग चाइल्ड का। कई बार देखा जाता है कि घर वालों का एकदम से रहता है कि नहीं, किडनैप हुआ है बच्चा, लेकिन पुलिस हमेशा अक्सर कोशिश करती है कि मिसिंग के तहत पहले कंप्लेंट दर्ज होगी एंड फिर इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा उस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। इस तरीके का रहता है। और कई बार ये आप जानेंगे कि हर जगह कुछ एक लूपहोल्स भी होते हैं। पुलिस का रवैया भी कई बार बेरुखी का होता है। जब इस तरीके का मामला आपके संज्ञान में आता है तो क्या किस तरीके की कार्रवाई अधीनस्थ के खिलाफ की जाती है जो अपनी ड्यूटी ढंग से ना करे, और जो एक्चुअल विक्टिम है उसकी कंप्लेंट को किस तरीके से डील किया जाता है, और मिसिंग केसेस को उत्तराखंड पुलिस किस तरीके से ले रही है? देखिए, मिसिंग केसेस अगेन लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मिसिंग चिल्ड्रन जी have to be a top priority जी for any police force that calls itself citizen centric and sensitive। जी कोई भी संवेदनशील पुलिस फोर्स इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि जहाँ पे माइनर बच्चे अगर अधिक संख्या में गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं जी। इसमें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें भी थोड़ा सा हमें केस टू केस हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है जी। कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चा जो है, घर की चाहे तो आर्थिक हालात या घर का माहौल उस टाइप का नहीं था कि वहाँ पे घर वालों के आपस के झगड़े को देखते हुए या किसी और समस्या को देखते हुए बच्चा निराश होके, नाराज़ होके, परेशान होके अपना घर छोड़ देता है। तो वो केसेस हमारे लिए अलग टाइप के केसेस हैं। लेकिन वो केसेस जहाँ पर बच्चे को कोई बाहर का आदमी बहला फुसला के ले गया है, केसेस दोनों हमारे लिए सीरियस हैं। और इसमें भी वी आर कॉन्स्टेंटली मतलब ट्राइंग टू इंश्योर कि अगर कहीं पे भी किसी थाने के कर्मचारी के खिलाफ ये बात आती है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, तो आर एफर्ट एज द पुलिस लीडरशिप इज़ कि ऐसे मैटर्स में चाहे सिविल सोसाइटी के लोग, उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उस बच्चे के गार्डियंस हैं, वो सामने आए हमारे पास, पुलिस लीडरशिप के पास। और अगर हमारे किसी भी कर्मचारी का किसी भी स्तर पे कोई लैप्स है तो उसे हमें हमारे संज्ञान में लाएं। एंड ऑल आई कैन से इज दैट वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन। सर, हमने महिला और बच्चों की बात करी। देहरादून जैसी जगह है और बाकी उत्तराखंड, इतना अच्छा माहौल और एटमॉस्फेयर रहता है कि अमूमन लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद यही सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स की भी तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कितनी सेंसिटिव तरीके से आप क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स लेते हैं? अगेन दिस इज फॉर देहरादून स्पेशली एंड फॉर whole of Uttarakhand, because we have such a large population of citizens who have retired either from civilian government service or from uniform forces, armed forces से, paramilitary से, हमारे अपने उत्तराखंड पुलिस से। तो लाखों, हज़ारों, लाखों की संख्या में रिटायरीज हमारे प्रदेश में रहते हैं। तो उनकी सुरक्षा अगेन निश्चित रूप से इट्स बिकम अ प्रायोरिटी ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जब मैं नया देहरादून में आया था 99 में एज अ ASP, तो उस समय बड़े कुछ सेंसेशनल केसेस हुए थे जहाँ पर अच्छी पॉश कॉलोनीज में भी रिटायर्ड लोगों की कुछ ना कुछ। तो इसमें भी अगर आप इन केसेस को देखें तो माय अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट ऐसे केसेस में भी, ज़्यादातर केसेस में, उन घरों में जहाँ पे लोग आइसोलेटेड रह रहे हैं, उनके बच्चे या तो प्रदेश के बाहर कहीं रह रहे हैं या देश के बाहर कहीं सेटल्ड हैं, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते। दोज पीपल इन टू माई माइंड आर मोर वनरेबल, क्योंकि कई बार उनके सर्वेंट्स या उनके पास पड़ोस में कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करते हैं। बट उसमें भी अब आई फील कि विद टेक्नोलॉजी, जैसे अब जगह जगह CCTV का कवरेज बढ़ गया है, वी आर लेइंग स्ट्रेस ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सर्वेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स। तो ये सारे मेजर्स के चलते आई थिंक ग्रेजुअली द सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट परफेक्ट, आई वुड एडमिट दैट, बट आई थिंक ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स वी हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड आर capacity to secure the life and safety and property of senior citizens। और इसमें हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसमें भी मेरी कोशिश यही रहती है कि टू सेंसिटाइज द थाना लेवल पुलिस फोर्स। तो थाने लेवल पर रेगुलरली वो लोग जाके सीनियर सिटीजन्स के घरों में जाके मीटिंग करें, उनको लुकअप करें। और ये सारे मतलब विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इंश्योर दैट ऑल द रिटायरीज एंड सीनियर सिटीजन्स हु लिव इन उत्तराखंड फील सेफ है। सर, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, देहरादून की बात करूं या फिर मैं नैनीताल की बात करूं, तो एडुकेशन।
तो मतलब हर किसी का ड्रीम रहता है कि भाई देहरादून से या उत्तराखंड से एजुकेशन इम्पार्ट कराएं अपने बच्चे को। तो काफ़ी मतलब एक इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन हमेशा से इस जगह के लिए रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और स्कूल्स में अगर हम बात करें तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या होता है? और एक ट्रेंड मैंने देखा है लॉन्ग टाइम से, ड्रग्स, क्योंकि अगर हमारी यंग जनरेशन को ही डैमेज कर दिया जाएगा तो सारी चीज़ें एक तरह से बिखर सी जाती हैं। और ये ट्रेंड कई बार देखने को भी मिला है। मेरी खुद की स्कूलिंग यहीं से हुई है तो मैंने अपने स्कूल टाइम पे भी ये चीज़ें नोटिस करी थी। लेकिन पुलिस हमेशा स्ट्रिक्ट एक्शन देती है। लेकिन ड्रग पेडलर्स को और जो इनके पंटर्स होते हैं, जो ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, इनके खिलाफ पुलिस किस तरीके से काम करती है? देखिए, इसमें आई थिंक अगेन स्कूल्स और हमारे कॉलेजेस जो हैं, कई सारी प्राइवेट कॉलेजेस भी अब आ गए हैं देहरादून में और यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं मतलब जो कि बाहर से आए। तो ये अगेन इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज फॉर अस और इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का टीचिंग स्टाफ है, उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम ड्रग्स की मेनेज को आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर ज़्यादा सीरियस समस्या है और कहाँ के स्टूडेंट्स। और इसमें भी मेरा मानना ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वी नीड टू ट्रीट देम मोर लाइक विक्टिम्स एंड नॉट एज क्रिमिनल्स। उनको तो हमारे लिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि समय रहते उनको हम काउंसलिंग के माध्यम से, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ रिहैबिलिटेशन के माध्यम से उनको हम इस चीज़ों से वीन ऑफ करें और उनको हम क्रिमिनल्स ना की तरह से ना ट्रीट करें। और जो इसमें जो ट्रैफिकर्स हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उन पे हमारा फोकस रहता है कि उनको हम ज़्यादा उन पे हम ज़्यादा फोकस तरीके से काम करके उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, हम लोग जो है सब जानते हैं कि अब हम साइबर एरा में आ चुके हैं, तो एक सारा ट्रेडिशन जो है अब बदल चुका है। इवन क्राइम तक का जो तरीका है वो बदल चुका है। ट्रेडिशनल क्राइम भी साइबर स्पेस में शिफ्ट हो गया है। ऐसे में कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जो ड्रग पेडलिंग है वो साइबर डार्क वेब के थ्रू हो रही है और यहाँ पर जिसे हम पकड़ते हैं वो एक मतलब छोटा सा प्यादा होता है, उसका किंग पिन कहीं बहुत दूर बैठा रहता है। तो ऐसे में तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और इस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? और क्या कोई ऐसा बहुत बड़ा केस है जो सॉल्व हुआ हो जिसमें उत्तराखंड पुलिस को बहुत सफलता मिली हो? देखिए, साइबर क्राइम को लेकर मैं ये कहूँगा, ये बात सही है कि जो नई जनरेशन है पुलिस ऑफिसर्स की, दे आर मोर टेक savvy एंड दे आर बेटर प्रिपेयर टू डील विद साइबर क्राइम। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि साइबर क्राइम का चैलेंज आने से पुराने जो पुलिसिंग के चैलेंजेस थे और जो पुराने क्राइम्स थे वो ख़त्म नहीं हो गए हैं। तो now in the years to come we will have to have a police force that is prepared to tackle traditional types of crime also and cyber crime also। तो एक तो मुझे इस बारे में, दूसरा ये कहना है कि अगेन हम कॉन्स्टेंटली अपनी जो पुलिस फोर्स है उसको रिट्रेन कर रहे हैं टू ओरिएंट देम फॉर साइबर क्राइम। लेकिन इसमें भी आई थिंक अभी जो जिस तरीके का लीगल फ्रेमवर्क, रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए साइबर क्राइम के लिए, आई थिंक वी आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स दैट। और हमें, मेरा मानना यह है कि आने वाले 5-10 सालों में हमें थाने लेवल पे साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि हम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है हिस्ट्री शीटर्स की, क्रिमिनल्स की। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है और इनको अरेस्ट करने के लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या नई टेक्नोलॉजी इसमें कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है? और ये लोग जो है मतलब क्राइम कमिट ना कर पाएं और इनकी जो मतलब एक बाहुबली वाली सत्ता है और एक जो इनका खौफ है उसको टोटल तरीके से ख़त्म करने के लिए उत्तराखंड पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी से कदम उठा रही है? हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारा प्रदेश में कोई भी जो हिस्ट्री शीटर है भी, एक तो वो और प्रदेशों के मुकाबले आप देखेंगे उसका क्राइम प्रोफाइल बहुत मतलब लो है। दे आर नॉट एज इन्वॉल्व इन हीनस ऑफेंसेस एज अदर स्टेट्स। तो मतलब आई थिंक with regard to history sheeters, I would say the problem is not 100% under control, but substantially under control, and we will definitely try to improve our performance in that area. सर, यहाँ पर IMA है एंड देहरादून को बोला जाता है काफ़ी सेंसिटिव भी है, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो कई बार टेररिस्ट जो है
वो भी पता लगता है कि छिपे हुए हैं। लच्छीवाला के एरिया में भी कई बार इस तरीके की केसेस हमें सुनने को भी मिले हैं। तो काउंटर टेररिज्म को लेकर आप लोग की क्या तैयारी रहती है? We have established post Mumbai attacks, we have established a state level ATS anti terrorist squad और उसको हमने स्पेशली ट्रेन किया है, उसमें स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट भी दिया है। बट आई वुड अगेन लाइक टू से कि यहाँ पे उत्तराखंड में टाइम टू टाइम मूवमेंट की तो सूचना मिली है हमें, बट फॉर्चुनेटली द स्टेट हैज़ बीन वेरी आई वुड से सेफ from the terror point of view, but we are constantly in touch with our counterparts in other states, with our central agencies, and as and when जब भी कोई input मिलता है उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। और जब हम उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की तरफ से जाते हैं, चाइनीज़ बेल्ट पूरा वो बॉर्डर एरिया आता है, आपने भी वो पूरा टेरेन स्टडी किया होगा, वहाँ पे ITBP भी है, लेकिन जब भी कुछ इस तरीके की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ पे कोई भी कार्रवाई होती है तो पकड़कर स्टेट पुलिस को ही दिया जाता है। तो किस तरीके का कोऑर्डिनेशन वहाँ पर है और किस तरीके से पुलिस के एंगल से आप लोग जो है बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स विच हैज़ 2 मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हमारा लगभग 300 किलोमीटर का बॉर्डर है नेपाल के साथ और लगभग उतना ही लंबा बॉर्डर हमारा तिब्बत का जो एरिया है फ़िलहाल चाइना के कंट्रोल में उसके साथ है। और ये दोनों अगर आप देखें तो इसमें तिब्बतन बॉर्डर पे तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है और नेपाल बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल है, सॉरी सशस्त्र सीमा बल SSB है। तो इन दोनों के साथ हम लोग क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ऐसे SSB का जो स्टेट का हेडक्वार्टर्स है दैट्स इन रानीखेत, वहाँ भी एक IG लेवल के ऑफिसर बैठते हैं। यहाँ उत्तराखंड में जो ITBP का हेडक्वार्टर्स है वो तो देहरादून में ही है, विच इज़ ऑल्सो हेडेड बाय एन IG लेवल ऑफिसर। तो इन दोनों के साथ वी आर इन रेगुलर टच, बोथ माई सेल्फ एट द PHQ लेवल, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रांच है, इंटेलिजेंस हमारी जो ब्रांच है। और एक से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नार्को का जो भी नार्को टेररिज्म से रिलेटेड या ड्रग्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है तो उसका जो भी पैसा अर्जित होता है वो अलग अलग तरीके से टेररिज्म की फंडिंग में इस्तेमाल होता है। उत्तराखंड में कई बारी NCB की भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये होता है कि कई जगह वीट का कल्टिवेशन हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके संज्ञान में आती हैं? We have a regular system of meetings with the NCB and I don't think it's a मतलब कुछ एरियाज़ में जब भी वो रिपोर्ट भेजते हैं तो हमारी जॉइंट टीम्स वहाँ जाके एक्सरसाइज भी करती है और मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली सेंसिटिव टू दिस प्रॉब्लम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का एक हमको मिशन दिया है, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। सर, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और हर बार वो इस चीज़ के लिए दिशा निर्देश भी देते हैं और गृह मंत्री जी बार बार इस चीज़ की मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं। तो इस पर आप उत्तराखंड की जनता को और पूरे हिंदुस्तान को क्या मैसेज देना? देखिए, अगेन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, मेरे ख्याल से कोई भी रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर उस मैसेज को लेके मतलब सीरियस होगा, कमिटेड होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन मतलब ट्रेन्ड फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे वी एंटर्ड द फोर्स एंड द डे वी स्टार्टेड वेयरिंग द यूनिफॉर्म। ये हम सबका एक कॉमन मिशन है। और लेकिन लाइक आई सेड, क्राइम के जो चैलेंजेस हैं दे आर ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज इवॉल्विंग। तो उसके लिए हमें अपनी पुलिस फोर्स को भी लगातार रीइन्वेंट करना पड़ेगा, उसको रीट्रेन करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना पड़ेगा और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सर, एक स्ट्रिक्ट और एडवाइजरी मैसेज, क्योंकि देहरादून और अगर पूरे उत्तराखंड की बात करूँ तो एक हब है, एजुकेशन हब है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और कहीं ना कहीं बच्चे कई बारी गिरफ्त में आ जाते हैं पेडलर्स की, ड्रग पेडलर्स वगैरह की। तो पेडलर्स के लिए तो वार्निंग मैसेज और बच्चों के लिए एक अवेयरनेस मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों को। आई वुड अपील टू ऑल द यंग स्टूडेंट्स, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आप ड्रग्स में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स और समाज की मेंटल पीस को और समाज की सुख शांति को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ड्रग से दूर रहिए। देवभूमि की रक्षा के लिए उत्तराखंड के जो रक्षक हैं वो मुस्तैदी से तैनात हैं, लेकिन उत्तराखंड जो है क्राइम फ्री जब ही हो सकता है जब आप भी अलर्ट रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, पुलिस की आंख नाक कान बनेंगे। कोई भी अगर क्राइम होता है तो आप रिपोर्ट कीजिए और एक बार उत्तराखंड पुलिस के लिए आप और हम पूरे गर्व के साथ बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत।